Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया। इस बजट से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें थीं और इस बजट में काफी बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार ये बजट पेश करके इतिहास रच दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, उनके मायने क्या है, किन सेक्टर्स को क्या दिया गया है, फिस्कल डेफिसिट पे निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, सब कुछ जानेंगे। और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज लामा जी, सीए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आपने बजट को क्लोजली ट्रैक किया है, काफी गहरी पकड़ रखते हैं आप इस पे, किन सेक्टर्स को क्या मिला है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजकोषीय घाटा, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो घटा है। जो बजट एस्टीमेट थे वो 5.5 का था, वो जो 4.9% रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट घट रहा है। दूसरी चीज़, जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखा गया है, फिस्कल डेफिसिट को और घटाने का रखा गया है। वित्त मंत्री ने जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखा है वो 4.5% का रखा है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की जी, तो एक्सपेंडिचर कैसे एलोकेट किया, जो वित्त मंत्री ने बजट बनाया है, कहाँ कहाँ किस किस मंत्रालय को या किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, किस वर्ग को कितना मिलेगा, उसकी एक झलक मैं आपको देना चाहूँगा। डिफेंस ओरिएंटेड बजट है, जैसे हमेशा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डिफेंस के लिए सरकार ने सबसे ज़्यादा एलोकेशन की है, 4,54,773 करोड़ रुपए वित्त मंत्री जी ने इसके लिए एलोकेट किए। दूसरा सबसे बड़ा जो एलोकेशन हुआ है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए हुआ है, क्योंकि अब भी हमारे देश में गांव बहुत ज़्यादा है, रूरल में अभी भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सरकार ने 2,65,808 करोड़ रुपए इसके रूरल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए। देन आवर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और एलाइड एक्टिविटी आर देयर। एग्रीकल्चर पे हमेशा से सरकार का फोकस रहता है, तो तीसरा सबसे बड़ा एलोकेशन एग्रीकल्चर पे हुआ है, 1,51,851 करोड़ रुपए का। होम अफेयर्स के लिए 1,50,983 करोड़ रुपए। एजुकेशन पे अच्छा खासा फोकस रहा है, गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेकर काफ़ी बड़ा बजट बनाया इस बार, 1,25,638 करोड़ रुपए। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर आपने देखा बजट में काफ़ी सारे अनाउंस हुए हैं। अभी बीएसएनएल और एमटीएनएल के शेयर्स में भी आपने आज उछाल देखा। तो आईटी और टेलीकॉम में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 1,16,342 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। हेल्थ पे भी फोकस्ड है बजट, 89,287 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर को लेकर, जिसमें चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, या हमारी कोल एनर्जी है, इस पे भी सरकार का अच्छा फोकस रहा है और 68,000 करोड़ इस पे एलोकेट किए गए हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए 56,501 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। और सबसे कम फोकस जहाँ पे मेरे को लगता है, जहाँ पे सरकार को बढ़ाना चाहिए था, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए 47,559 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। एक तरफ तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा विकसित भारत की बात कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 आने की बात कर रहे हैं। और जब हम इसके एलोकेशन की बात करते हैं तो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पैसा रखा गया है वो मात्र 47,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बजट को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था, कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, जहाँ पर मेरे को लगता है कि वित्त मंत्री सही से बैलेंस नहीं कर पाई। लेकिन बाकी डिफेंस को मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर की बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो अब भारत को अग्रसर होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर और ज़्यादा जोर देना होगा, आपने सही कहा। लेकिन सर, सरकार इन सारे सेक्टर से पैसा लेगी कैसे? अब इसकी भी हम बात करते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है सर। पैसा या तो हमारे पास टैक्सेस से आता है, और टैक्सेस आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। या फिर सरकार बोरिंग करती है, या सरकार के अदर
नॉन टैक्स रिसिप्ट जो हैं उनसे आता है। तो थोड़ा सा पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस सेगमेंट से कितना पैसा आ रहा है। सरकार को आता इनकम टैक्स को लेके सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि किसको क्या मिला, कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, कहाँ टैक्स बढ़ाया गया, STCG क्या है, LTCG क्या है। तो सरकार सिर्फ 19% इनकम टैक्स से कलेक्ट करती है, यानी 100 रुपये सरकार का अगर खर्चा है तो हमारे 19 रुपये जो आते हैं वो इनकम टैक्स से आते हैं। अगर मैं एक्साइज ड्यूटीज़ की बात करता हूँ तो मात्र 5% एक्साइज ड्यूटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। GST और अदर टैक्सेस की बात करता हूँ तो 18%। यानी अब इसको आप दूसरी तरह से देखें, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में लिया तो 19 और 5 24 हो गए, और डायरेक्ट टैक्सेस से आया 18%। और अगर हमारे जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, उससे हमारे पास 17% आता है, कस्टम से 4% आता है। अब रहा हमें कितना बोरो करना पड़ता है, जो हम कहते हैं कि घाटा क्यों आता है जी। 27% हमें बोरिंग और अदर लायबिलिटी से आता है, जो हम दूसरे देशों के बारे में करते हैं या करते हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स जो हम टोल टैक्स हो गया, दूसरे टैक्सेस हो गए जो अदर देन टैक्सेस हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट सिर्फ 9% हैं। और नॉन डेट मतलब लोन नहीं लिया कहीं और से अरेंज हो गया, वो सिर्फ 1% है। तो इस तरह है हमारे 100 रुपये पूरे होते हैं। तो ऐसे सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है। बिल्कुल। लामो जी, अगर मैं पूछूं कि अगर आप सम अप करेंगे इस बजट को, इसका निष्कर्ष निकालेंगे, तो क्या लगता है आपको ये बजट कैसा लगा आपको? मेरे को ये बजट कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला नहीं लगा। मैं इसको एक बैलेंस्ड बजट कहना चाहूँगा। मतलब कोई मेरिटोरियस बजट नहीं है, बट यू कैन से इट ए बैलेंस्ड बजट। लेकिन एक ऐसे समय में ये बजट आया है जब इकोनॉमीज कोविड के बाद फिर रिकवर कर रही हैं, और ऐसे में इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लिखी जा रही है। ऐसे में हमारा राजकोषीय घाटा कम होना वो एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे को 4.5 का आंकड़ा दिया गया है 2025 के लिए, वो क्या सरकार अचीव कर पाएगी? मेरे को अचीवेबल लगता है, लेकिन थोड़ा सा जो मेरे को इस बजट से निराशा हो रही है वो निराशा यही है कि इंडस्ट्रीज के लिए कम एलोकेट किया गया है। ये ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 1 लाख करोड़ की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी। तो ये जो अटकलें लगाई जा रही थी बजट से पहले कि पॉपुलिस्ट होगा या रिफॉर्मिस्ट, जैसे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का एक बीच का वर्ड है एम्बीवर्ट, यहाँ भी कोई एक बीच का ये आ रहा है क्या कोई शब्द कि बजट ना ही प्रॉपरली पॉपुलिस्ट है ना ही प्रॉपरली रिफॉर्मिस्ट? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 3rd टर्म में मेरे को टफ निर्णय लेने हैं, तो पॉपुलिस्ट तो भूल जाइए आप। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिला है, इसी से संतोष कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम सवालों के हमारे आपने जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।